नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। कोई टूटी हुई कश्ती बगावत पे उतर आए तो तूफान कुछ दिन को सर उठाना भूल जाता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संग लगभग यही हो रहा है। तमाम टूटी कश्तियां किनारे लग गई हैं, तूफान शांत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की बेला नज़दीक आ रही है, 2023 का मिशन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे हरकतें बढ़ती जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि ये तूफान का सन्नाटा, ये तूफान की शांति आने वाले दिनों में बहुत भाजपा को काफ़ी परेशान करेगी। हम बात कर रहे हैं उन सभी नेताओं की बीजेपी के जिनको हाशिए पर कर दिया गया, जिन्होंने भाजपा को इतिहास बनाया, अपने कर्म से, अपने मन से, अपने धन से, अपने तन से मेहनत करके भाजपा को एक इतिहास बनाया। उन लोगों को बीजेपी ने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। इसमें बहुत सारे नेता हैं, वो हाशिए पर हैं, उनकी नाराज़गी वाकिफ़ है और उनको जब मौका मिलता है तो उसे चूकते नहीं। एक ऐसा ही मौका बीजेपी के इन तमाम नेताओं को मिलने जा रहा है। कद्दावर नेता, 6 बार के एमएलए, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे जयंत मलैया का 75वां साल मनने जा रहा है जन्मदिन का, और ऐसे मौके पर बीजेपी के तमाम लोग खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर मिलने आ रहे हैं। उन लोगों के नेतृत्व में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हैं जो हाशिए पर हैं, और ऐसे में बीजेपी को 2023 के लिए इन लोगों से चुनौती मिलने वाली है। कांग्रेस और आप तो छोड़िए, इन सब के लोगों से चुनौती जो उनके अपने हैं। और इसी पर देखिए हमारा ये खास केस आज की अपनों से चुनौती। मध्य प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा। पार्टी के फॉर्मूले और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को एडजस्ट करने के चक्कर में पार्टी के ही कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। संगठन में पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है, सत्ता में भी पीढ़ी परिवर्तन दिखाई दे सकता है। लंबे समय तक बीजेपी से राजनीति करने वाले ऐसे नेता चिंतित है जो किसी न किसी कारण से टिकट से वंचित रह सकते हैं। इन्हीं नेताओं में से एक नाम है जयंत मलैया। जयंत मलैया अपनी उम्र के 75 पड़ाव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। सिंधिया समर्थक के चलते मलैया का टिकट संकट में है। 11 दिसंबर को जयंत मलैया के अमृत महोत्सव में अजय विश्नोई समेत पार्टी के अनेक दिग्गज नेता शामिल होंगे। बुजुर्ग और असंतुष्ट नेताओं का यहाँ जमावड़ा बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। यदि अमृत महोत्सव के बहाने इन्होंने पार्टी के सामने चुनौती पेश करने की ठान ली, हालांकि बीजेपी इसे परंपरागत आयोजन मान रही है। पार्टी से एकजुटता या नाराजगी का फोरम मानने से सार्वजनिक तौर पर तो इनकार कर ही रही है। मलैया जी अपने गौरवशाली सामाजिक का जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, और ऐसे में जो उनके इष्ट मित्र हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब लोग एकत्रित होंगे और उनके उन 75 साल की गौरवशाली इतिहास को, उन सारी चीज़ों को दोबारा से हम जीने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि उन्होंने 75 वर्ष अपने पूर्ण किए हैं। इसको किसी भी तरीके के दूसरे एंगल से देखने की आवश्यकता है ही नहीं। जयंत मलैया के अमृत महोत्सव में हाशिए पर आ चुके और दरकिनार किए आने की आशंका वाले नेता एकजुट होकर महोत्सव के बहाने बीजेपी को संदेश देने की कोशिश करेंगे। यह नेता गाहे बगाहे सरकार और संगठन को खड़ा करने में अभी भी गुरेज नहीं करते। बीजेपी के 75 पार टिकट न देने का फॉर्मूला कई बड़े नेताओं को दरकिनार करेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट देने की मजबूरी के चलते भी कई पुराने नेता उपेक्षित हो सकते हैं। इन नेताओं में डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार और दीपक जोशी जैसे नाम शामिल है। कांग्रेस ऐसे नेताओं पर निगाह रखे हुए है। पार्टी ने इन नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए खुला ऑफर दे दिया है। देखिए, अगर शर्तों पे कोई आता है तो मैं नहीं समझता कि शर्तों पे किसके, लेकिन हमारी पार्टी में हम लोग यहाँ पर हम सम्मान जरूर देते हैं, यथा योग्य सम्मान मिलता है, जो उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। वैसे तो मलैया के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम अब तक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें भाजपा के वे सभी नेता जुटने वाले हैं जो किन्हीं कारणों से पार्टी में हाशिए पर है। मलैया खुद लंबे समय से पार्टी में उपेक्षित चल रहे हैं। उनके पुत्र को पार्टी ने दमोह उपचुनाव में पराजय के कारण निष्कासित कर दिया है। ऐसे हालात में मलैया भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे कई दिग्गज हैं जिनकी परंपरागत सीटों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए विधायक काबिज हो गए हैं। ऐसे सीटों पर मौजूदा विधायक होने के कारण जाहिर है कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को 2023 में टिकट नहीं मिल पाएगा।
ऐसे में मलया के अमृत महोत्सव के बहाने ये सारे नेता अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में 2 दलीय सियासत के चलते कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के असंतुष्ट दिग्गजों का आज जाना चौंकाने जैसा नहीं होगा। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। निश्चित रूप से जयंत मलैया का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक कहरा साबित होगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिनके नाम अगर गिनाए जाए तो लंबी फहरिस्त बन जाएगी, वो वहाँ इकट्ठे होंगे, उन पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से महोत्सव हो, कोई आयोजन हो, कुछ भी हो, जब होता है तो चर्चाएं तो सियासत की हुआ करती है, क्योंकि सियासतदारी का मामला होता है। और इसलिए इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी हैं। सचिन सक्सेना जी पूरी तल्खी के साथ बात करते हैं और पूरे तथ्यों के साथ बात करते हैं और बिना जो अक्सर डिबेट में होता है, बहुत सारे नेता एकदम झल्ला जाते हैं, वैसा नहीं होता। सचिन जी के साथ बड़ी दोस्त से बात करते हैं। और अब्बास हाफिज, कांग्रेस के वो नेता जो बड़ी सहूलियत के साथ हर मुद्दे का जवाब देते हैं और जवाब देने के साथ जानकारी भी देते हैं, वो सिर्फ तथ्यों पे बात करते हैं। ऐसे हाफिज भाई का स्वागत है। और गौरव चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में वो नाम जो भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर मध्य भारत और मालवा में अगर राजनीति में कुछ होता हो, गौरव की नज़र न पड़ी हो, तो कोई विश्वास नहीं करता कि गौरव को पता ना हो। इसलिए इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सचिन भाई आपकी तरफ आऊँगा। बड़ा कार्यक्रम है जयंत मलैया का, और उस जयंत मलैया के कार्यक्रम में बड़ा चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। अजय बिश्नोई जी सक्रिय हैं, दीपक जोशी जी सक्रिय हैं, तमाम वो लोग सक्रिय हैं जिनको आपने निष्क्रिय बना दिया पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने राजनीति में दिया है जी। 71 वर्ष उनके हो गए, अमृत महोत्सव वो बना रहे हैं जी। तो वो लोग जो उनके सुख दुख के साथी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके संपर्क में वो रहे हैं, उनको वो एकत्रित कर रहे हैं और उनके बीच अपनी खुशियां जाहिर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसको हमें राजनीतिक चश्मे से देखना या राजनीति उसमें ढूंढना, मुझे लग रहा है न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस प्रकार की कोई गुटबाजी या किसी प्रकार से कोई अपने अलग से पैरेलल संगठन चलाता, ऐसी व्यवस्था कहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जी। और नई भारतीय जनता पार्टी कोई नेता इस और कभी भी अपनी बात करता और न करती करता जी। सर, मैं जयंत मलैया जी को, जयंत भाई को मैं तब से जानता हूँ सचिन भाई, जब उनके पिताजी विजय कुमार मलैया 1977 का चुनाव लड़े थे लोकसभा का पीएन टंडन के खिलाफ, और भाजपा ने खड़ा किया था, जनसंघ के टिकट पर हुआ था, जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे। तब से मैं जानता हूँ जयंत मलैया जी को। जयंत मलैया जी का जो अंदाज है वो स्वाभाविक है, जो आप कह रहे हैं वैसा वो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, पार्टी के एक बड़े कद्दावर कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं, पार्टी की तन मन धन तीनों से सेवा करने वाले हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये था, ये नहीं था कि जयंत मलैया क्या करने जा रहे हैं, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा आपसे था कि जिन लोगों की सक्रियता उसमें दिखाई पड़ रही है, चाहे वो अजय बिश्नोई जी हों, दीपक जोशी जी हों, वो तमाम नेता सक्रिय हैं जो पिछले कुछ दिनों से आपकी तरफ से निष्क्रिय हो गए हैं। मेरा सवाल ये था। देखिए जी, मैंने बहुत स्पष्ट इसमें करा है कि वो उन लोगों के साथ में अपना एक खुशी बांटना चाहते हैं जो लोग कहीं ना कहीं उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। उसमें माननीय अजय बिश्नोई जी का भी नाम आता है, दीपक जोशी जी ने उनके साथ कार्य करा, उनका भी नाम आता है। अभी आशीष अग्रवाल जी सिक्योरिटी क्षेत्र के हैं, वो बता रहे थे, उन्हें भी मिला है। यशपाल सिसोदिया जी हैं, वो भी मिला है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई नाराज किसी प्रकार से है और उनको वहां पे अपेक्षित किया गया है, बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया है। वो लोग जो उनके साथी रहे तो उनको सबको बुलाया गया है। एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि वो करना चाह रहे हैं। अब एक चश्मा है, चश्मे से देखना चाहते कांग्रेस के लोग, वो देखें, उसमें स्वतंत्र कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में तो कुछ नहीं है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अब्बास भाई, आपने सुना सचिन जी को, आपने विषय भी सुन लिया, वो बड़ी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये तो बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। आपको लगता है कि बड़ी सामान्य प्रक्रिया है? देखिए त्रिपाठी साहब, आप और गौरव चतुर्वेदी जी दोनों इस पैनल के अंदर इतने तजुर्बेकार लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश को जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, सचिन भाई ज्यादा जानते हैं जी। आज वो लोग जिनको भाजपा ने सौदेबाजी की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए कुर्बान किया, जो उनका मूल कार्यकर्ता से आकर एक लंबे अरसे के बाद राजनीतिक करियर में पूर्ण विराम लगना अपने आप पे जिसने देखा, उन लोगों को आज हाशिए पर लगाया गया है सिर्फ सत्ता की सौदेबाजी के लिए। चाहे वो राहुल लोधी के लिए कुर्बान किया गया मलैया परिवार को, उनके अलावा चाहे वो दीपक जोशी जी को, हमारे साथी मनोज चौधरी जी के लिए कुर्बान किया गया,
आठ पिपलिया में, या अजय बिश्नोई जी को नजरअंदाज किया गया एक लंबे समय तक। ये सारी चीजें आज आपके सामने है कि हमने कहा था इसके दुष्परिणाम लंबे समय में दिखेंगे। दुष्परिणाम इनके लिए हो रहे हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये आगे आने वाले वक्त के अंदर जयभान सिंह पवैया जी भी इस तरह कोई आयोजन करेंगे, दूसरे लोग भी करेंगे, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनके टिकट काट दिए गए, जिनकी सीट के ऊपर कांग्रेस से आयातित लोगों को बैठा दिया गया। मुद्दा सिर्फ इतना था, मकसद सिर्फ इतना था कि सत्ता कैसे इनके हाथ में आ सके। लेकिन अब जो दुष्परिणाम इनके साथ हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर जो है वो जनता में पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार में है। सत्ताधारी दल नहीं होता तो हम इतनी बात भी नहीं करते, लेकिन सरकार अपने जो लड़ाई झगड़ा है समेटने के अंदर जो समय बर्बाद करती है, उसका सीधा असर जो है वो जनता पे पड़ता है। जयंत मलैया जी के बेटे को निकाल दिया जाए, दीपक जोशी जी को चमकाया जाए बुलाकर कि इस तरह से आप काम नहीं करेंगे जैसे कर, तो ये सारी चीजों का असर बढ़ेगा। भाजपा के अंदर गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है, सत्ताधारी दल में गुटबाजी जब होती है तो उससे नुकसान जनता का होता है, जनता अपना नुकसान देख रही है। पर सर, जिनको ये चमकाने की कोशिश करती है उसको आप बड़ा मनाने की कोशिश करते हैं। सवाल का जवाब मैं लूंगा बाद में, लेकिन मैं गौरव के पास आ रहा हूँ। गौरव, जिस तरह से आपने देखा कि वो सचिन भाई कह रहे थे कि बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, और उसको बड़ा आप इस अब्बास भाई ने बड़े सलीके से एक परिभाषित किया कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। भाजपा की राजनीति का जो हस्त होने जा रहा है वो बड़ा गंभीर होने जा रहा है। आपको लगता है कि जो कुछ होने जा रहा है जयंत मलैया की जन्म जयंती 75वीं के बहाने, उसको एक सामान्य प्रक्रिया माना जाए? नहीं, इसे एक सामान्य प्रक्रिया तो माना जाना चाहिए, क्योंकि जयंत मलैया जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है जी। लेकिन जो अब्बास जी ने जिस ओर इशारा किया कि सिंधिया गुट के जो नेता भाजपा में आए थे और उसके बाद जिन लोगों को उपेक्षित किया गया, जिन्हें आगे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा इसी के साथ एक और कि जब वीडी शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद जो केंद्र की लाइन आई थी जी कि 50 से कम उम्र के युवाओं को ज़्यादा महत्व देना है और बुजुर्ग नेताओं को थोड़ा सा नियंत्रित करना है, इस निर्णय की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के संविधान को भी ताक पर रख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 25% से अधिक नए लोग नहीं लिए जाना चाहिए। पार्टी ने लिया, और पार्टी ने फिर जब सिंधिया गुट आया तो उनको भी समायोजित करने के लिए नए तरीके से लिया। तो एक तो संविधान की आड़ में संविधान को खत्म किया गया और नए लोगों को मौका देते हुए पुराने लोगों को घर बिठा दिया गया। ये प्रदेश स्तर पर ही नहीं हुआ, जिले मंडल तहसील सब जगह हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस भाजपा में छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता अपनी शिकायत संगठन में आकर करता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आज वो शिकायत करने अब ना प्रदेश कार्यालय आता है ना जिले के कार्यालय पर जाता है। एक जो सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा, सबसे बड़ा ये है। दूसरा, जो सौदेबाजी की राजनीति के बाद मध्य प्रदेश का माहौल परिवर्तित हुआ भाजपा में, उसका एक करारा जवाब नगरीय निकाय चुनावों में जयंत मलैया जी के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने दिया था, जो टीम सिद्धार्थ बनाकर नगरीय निकाय चुनाव में दमोह की सीट के गणित को बिगाड़ गए। स्वाभाविक बात है, अगर एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि मलैया जी का पुत्र नगरीय निकाय चुनावों में इस तरह के प्रयास कर सकता है, तो जिस तरीके से जयंत मलैया जी को उपेक्षित किया जा रहा है, पार्टी के अन्य नेताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, तो हो सकता है इस जन्मशती समारोह के बहाने सब मिलकर आपस में कोई ऐसा खेल ना खेलने भविष्य में जो भाजपा के लिए बड़ा भारी पड़ जाए। मैं सचिन भाई वही बात जो गौरव कह रहे हैं कि बड़ा निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि सब बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका अमृत महोत्सव मनना बड़ी उपलब्धि है। पूरा परिवार राजनीति में है और पार्टी के लिए बहुत कुछ किया हम लोगों ने, जयंत मलैया के परिवार ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब कोई विकल्प नहीं बचा उनके पास, दमोह में कोई विकल्प नहीं है जयंत मलैया के पास। आप बागली में चलिए तो दीपक जोशी जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अजय बिश्नोई का विकल्प आप लोग खत्म किए दे रहे हैं। चौधरी चंद्रभान सिंह का विकल्प आपने खत्म कर दिया। कुसुम महदेले जी का विकल्प आपने खत्म कर दिया। सरताज सिंह हाशिए पे हैं, रामकुंड कुसमारिया हाशिए पर हैं। आखिरकार आप कौन सी भाजपा बनाना चाह रहे हैं? देखिए अरुण जी, बहुत स्पष्ट है जी, किसी का भी कोई भविष्य खतरे में नहीं है, ना किसी का भविष्य राजनीतिक खत्म किया गया है। सब अपने अपने क्षेत्र में आज भी अपनी वरीयता के आधार पर कार्य कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की दिशा में आज भी लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं संगठन का जो रीति नीति है उसको धरातल पर पहुंचा सके
अंतिम व्यक्ति तक संगठन के लाभ, सत्ता के लाभ पहुंच सके, उस दिशा में कार्य कर रहा है वो कोई भी हो, मान लीजिए जयंत मलैया जी हो, मान लीजिए दीपक जोशी जी, अजय विष्णु जी, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में सक्रिय है और पार्टी संगठन के लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी परंपरागत वंशानु अपना एक जो उनका उस पर चलती नहीं है कभी भी सत्य के ऊपर, वो जनमानस के हिसाब से अपना नेतृत्व आगे करती है और भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की किसी प्रकार से कोई कमी है नहीं कहीं पे भी। तो आप ये इस बात को बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि कहीं भी किसी की उपेक्षा कहीं नहीं की जा रही है। हर व्यक्ति जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो हमारे आदरणीय है, उनके अनुभव का लाभ हमें समय समय पे मिलता है, संगठन भी अनुभव का लाभ देता है, सत्ता में भी उनके अनुभव का लाभ कहने मतलब वक्त बदला तो आपने व्यक्ति, मतलब मान लिया जाए कि वक्त बदला तो आपने व्यक्ति बदल दिए? बिल्कुल नहीं। देखिए आप और हम अभी तो बैठ के तय नहीं कर सकते ना कि हमने व्यक्ति बदल दी कि वक्त बदल गया, ये तो आप और हम तय नहीं, ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये तो कुल मिला के अभी इस डिबेट की भी ये एक प्राथमिक विषय, चूंकि अमृत महोत्सव का जुड़ा है इसलिए डिबेट अपनी हो रही है, लेकिन अभी ये डिबेट किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता है, क्या गाइडलाइन देती है, ये बड़ा दूर की कौड़ी है। मुझे लग रहा है अभी इस पर हम बड़ी जल्दी बातचीत कर रहे हैं। माननीय गौरव जी ने उनके दृष्टिकोण के हिसाब से एक बात कही कि केंद्र की ऐसी लाइन आई थी कि 50 के अंदर अंदर, जबकि मैं इस चीज को बड़े स्पष्ट करता हूं कि केंद्र की या प्रदेश की कहीं कोई इस प्रकार की लाइन नहीं है। किसी प्रकार से हम लोग कभी भी किसी को भी उम्र के हिसाब से या किसी चेहरे के हिसाब से नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा होता है तो कमल होता है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा होता है तो कमल का फूल होता है, और अगर कुछ उसमें वो रहता है तो उसकी योग्यता रहती है, उस आधार पर सबको कहीं पे भी टिकट दिया जाता है। और वो सब चीजें कहाँ तय होती है? वो सब चीजें संसदीय बोर्ड में तय होती है, वो ना इस प्रकार की डिबेट में तय होती है कुल मिला के। तो टिकट वाले मुद्दे पे सचिन भाई बात ही नहीं करे, सब बात सिर्फ हो रही है कि जिस तरह से लोग नहीं, जिस तरह से उपेक्षा की जो बात हो रही थी, गौरव भाई ने जो उपेक्षा की बात करी थी, मैं उस पर थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाह रहा था। इतना कर रही है पार्टी, इतना कर रही है, आप जो जैसा आप दावा कर रहे हैं कितना उनको मान सम्मान मनोबल सब हो रही, तो ये गाहे बगाहे क्यों बोलते रहते हैं? कभी दीपक जोशी बोल देते हैं, कभी वो कुसुमजीत जी बोल पड़ती हैं, कभी अजय बिश्नोई जी टिप्पणी कर देते हैं, ये क्या करते रहते फालतू? नहीं, देखिए मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं हुई जिससे संगठन कहीं आंखें पे दिखाओ या संगठन कटघरे में खड़ा रहना पड़ा। स्वतंत्र है बोलने के लिए, सबको स्वतंत्र बोलने के लिए, वो अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, वो उनके निजी उनके व्यक्तिगत बयान अपने हो सकते हैं, जिसको लेके कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में है और वहां से उनको ऐसा लगता है कि ये बात हमें चूंकि अपनी सरकार तक और अपने संगठन तक पहुंचानी है, वो बात वो लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। इसको लेके कहीं भी कि वो किसी प्रकार से बयान दे रहे हैं संगठन को या जो सत्ता पक्ष है उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है, कुछ नहीं। बिल्कुल आपको अब्बास भाई ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि इनका संगठन बहुत अनुशासित रहती है, तो टीका टिप्पणियां हो रही है ना, बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया, हर चीज सामान्य है इनके यहाँ। देखिए इनका संगठन इन्होंने बहुत बड़ा कर लिया दूसरों को लाकर, और घर के अंदर जितनी जगह नहीं थी उससे ज्यादा लोगों को भर लिया, वो भी उन लोगों को जो सौदेबाजी करने वाले हैं, जो सौदेबाजी के लिए मशहूर है, जिनको सिर्फ अपना ही दिखता है, जो अपनी पार्टी को भी ठोकर मार के इनकी पार्टी में आने को तैयार खड़े थे। और आज की तारीख के अंदर ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि टिकट किसको मिलेगा। दीपक जोशी जी का टिकट काटा गया, पहले कहा गया कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये सरकार अपने आप गिर रही है। अगर मनोज चौधरी ने, मिसाल दे रहा हूं हाई ट्रिपलिया के अंदर, मनोज चौधरी ने खुद ही इस्तीफा दिया, तो फिर दीपक जोशी जी का टिकट काट के मनोज चौधरी को क्यों टिकट दिया गया? अगर प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, तो फिर जो जयभान सिंह पवैया जी जो बचपन से लेके बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते आए थे, उनका टिकट काट के क्यों दिया गया? क्यों सतीश सीकरवार का टिकट काट के मुन्नालाल गोयल को दिया गया? ये सारी चीजें बहुत प्रासंगिक हो जाएंगी जब आगे बढ़ेगा। आपकी टिप्पणी उस पर चाह रहा हूँ, ये जो दावा कर रहे हैं कि नहीं ये जो अजय बिश्नोई टिप्पणी करते हैं, कुसुम महदोले टिप्पणी करती हैं, दीपक जोशी जी कुछ बोल देते हैं, ये सब सामान्य प्रक्रिया है। कोई जवाब ले लीजिएगा इसके ऊपर, जवाब ले लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ इसके ऊपर। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि ये त्रिपाठी जी अभी तो आने वाले समय में और ज्वालामुखी फटेंगे। क्यों फटेंगे? जज जी ने बोला ठीक है वो अभी चुनावी जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन क्या रामपाल सिंह जी खामोश बैठे हैं उसके ऊपर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी कि वो आज कैबिनेट में नहीं है, पटवा जी कैबिनेट में नहीं है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अजय बिश्नोई जी कैबिनेट में नहीं है। ये तमाम वो लोग हैं, राजेंद्र शुक्ला जी एक बड़ा नाम, विंद के तरफ से कोई कैबिनेट के अंदर लाने के लिए आपके पास जगह नहीं बची। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि एक बड़ा ही अच्छा स्टेट्समैन कहूंगा मैं उनको, जो यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, उनके 4 बार के टेन्योर के बावजूद भी उन्होंने वहां पर चुना जो यहां से होकर गए। तो इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। सेकंड टाइमर एमएलए को वहां अगर मौका मिलता है तो ये सारी चीजें बताते हैं
कि दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं असंतुष्टि तो आएगी। जो व्यक्ति बचपन से दरी उठाता हुआ आ रहा है, महसूस तो करता है, महसूस तो करता है। हाँ सचिन जी कुछ कह रहे हैं, बयान तो और बढ़ेंगे। सचिन भाई कुछ कह रहे हैं जी। अजय जी मैं यही कहना चाह रहा था जी कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे हर कार्यकर्ता के लिए कार्य और हर कार्यकर्ता के लिए हर कार्य के लिए एक कार्यकर्ता निश्चित होता है जी। ये कांग्रेस जैसी नहीं कि 76 साल के माननीय कमलनाथ जी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं 3 दायित्व पे कमलनाथ जी रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी थे, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी थे। वो पार्टी छोड़ना भी चाह रहे थे। कुल मिला के आज दिग्विजय सिंह, आज भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने जो युवा पीढ़ी जो है, जो अब्बास भाई जैसे जो युवा लोग हैं, इनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन सा पद होता है? आज प्रतिपक्ष जो है, आज प्रतिपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी 71 वर्ष के उन्होंने बना रखे। अरे आप अगर देना चाह रहे हैं तो किसी को युवा को मुख्यमंत्री कौन सा पद होता है? नहीं वो भाजपा ने आपने जिस प्रकार हर कार्यकर्ता कार्यकर्ता करेगा काम और कांग्रेस से लाएगा गद्दारों को आपत्ति यहाँ हो रही है। आपके कार्यकर्ता को ठगा जा रहा है, आपके कार्यकर्ता क्यों सड़कों के ऊपर लाठी खाने आएगा, क्यों सड़कों के ऊपर वोट मांगने आएगा? सत्ता की चाशनी बदमाशों को देनी होगी और कार्यकर्ता को तो आप डंडा दोगे, कार्यकर्ता को तो आप निष्कासन की धमकी दोगे। आपका कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसके साथ साथ जनता भी ठगी जा रही है। मेरे मन में आपके यहाँ से भरा हुआ जिसका एक सवाल मुझे भी करना है सचिन भाई। एक सवाल, आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही है कि हमने भी बीजेपी को बहुत लंबे समय से देखा है, कांग्रेस को तो और लंबे समय से देखा है, पर आपको लगता नहीं कहीं हम लोग जो एक एनालिसिस, गौरव भाई मेरी बात से सहमत होंगे, एक एनालिसिस आजकल होने लगा आपकी पार्टी को लेकर के कि जिस पार्टी को अटल, अडवाणी, सिकंदर बख्त, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, मतलब बड़े बड़े नाम जिनके आगे पूरी सियासत, क्या कांग्रेस, क्या माकपा, क्या भाकपा, सब झुक जाते थे, उन लोगों ने इस पार्टी को कहा पार्टी विद डिफरेंस। और आप देखने में आ रहा कि आपने उस पार्टी विद डिफरेंस को धीरे धीरे पार्टी विद कन्वीनियंट बना दिया। बिल्कुल देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट करा है कि हर कार्यकर्ता के लिए कार्य है। कुल मिला के नई पीढ़ी को भी नेतृत्व का मौका कब मिलेगा? बिल्कुल सही। इसी प्रकार से नई पीढ़ी को भी ना, और जो पुरानी पीढ़ी है वही नई पीढ़ी का हाथ पकड़ के लेकर तो नई पीढ़ी का कांग्रेस से ही आएगी सर। वही तो सवाल, नई पीढ़ी उनके साथ कार्य वही तो सवाल कर रहे हैं। नई पीढ़ी कांग्रेस से आएगी क्या? आपके पास आपका जो मूल कार्यकर्ता है वो नई पीढ़ी के लिए सिर्फ झाड़ू लगाएगा, दरी बिछाएगा? बिल्कुल हमारा जो मूल कार्यकर्ता है, आप कांग्रेस और भाजपा वाला विषय नहीं बचा। देखिए जो हमारे संगठन में आता है वो बहुत बड़ा विषय बचा हुआ है, हमारे परिवार का हिस्सा है। वो आज अब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो सब एक समान है। आपको जरूर इस बात की तकलीफ होगी, आपको जरूर इस बात की पीड़ा होगी, आपकी सत्ता रही है, आपकी सरकार रही है। हमने क्योंकि एक बार जब किसी को अपना लिया तो आज वो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, और जब हमारे परिवार के सदस्य रूप में कार्य कर रहा है तो हमारे कार्यकर्ता में और उस नए कार्यकर्ता में कई प्रकार से कोई अंतर नहीं है। हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और दोनों के समन्वय से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप मैं सही कह रहे हो। सचिन भाई सवाल वही उठ रहा है बार बार ना कि ये जब एक मौका जब मिलता है, फिर वही मुद्दा ये उठ रहा है कि आप देखिए इसके पहले भी जब मौके मिले ऐसे कभी राजेंद्र शुक्ला के घर बैठक हो जाती है, तो कभी रामपाल सिंह के घर बैठक हो जाती है, कभी कुशमारिया जी के संग बैठक हो जाती है। ये जो बैठकें होती है ना, जी ये भाजपा में नहीं परंपरा चल रही ना। अजय भाई बैठक होना, मिलना जुलना, कोई आयोजन होना किसी प्रकार से, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। उसमें कहीं कोई आप मुझे बताइए उसमें कहीं कोई चीज निकल के संगठन के विरुद्ध हो या सत्ता है जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विरुद्ध हो, कहीं ऐसा निकल के दिया। अगर कोई लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, शादी समारोह में मिल रहे हैं, किसी के जन्म दिवस में मिल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? उसमें कहीं कांग्रेस को राजनीतिक चश्मे से देखना है, कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखती रहे और खुश होती रहे। मलैया को क्यों हटा दिया? दीपक जोशी जी को क्यों तलब किया गया? ये सारी की सारी चीजें अजय विश्नोई जी को क्यों इस तरह से बात की गई? वो आप हम तय नहीं कर रहे हैं ना कि आपने अरुण यादव को क्यों दरकिनार कर रखा है, आपने अजय सिंह राहुल को हाईकोर्ट में पटक रखा है, आपने खेरा से भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व क्यों करवाया, आपने खेरा से अगुवाई करवाई, आपने छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता को कुल मिला के ये परिस्थिति है कि आपने राहुल लोधी के लिए दरकिनार कर रखा है, अजय सिंह को दरकिनार कर रखा है। तो आपको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। मैं गौरव के पास, गौरव जी बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिलते रहते हैं, चाहे बैठक कभी अरविंद भदौरिया घर हो जाती है, खाना खा लेते हैं 10 लोग मिलके, कभी बैठक हो जाती है
राजेंद्र शुक्ला जी के घर पे वो बैठा हो जाती कभी, और तमाम आपने देखा बहुत सारी बैठकें होती रहती है। ऐसी बैठकों का एक बड़ा बैठक हो रहा है जयंत मलैया के जन्मदिन पर ये कह रहे हैं कि भाजपा तो वो पार्टी जिसमें सबके लिए काम और हर काम के लिए कार्य करता। मैं जो कह रहा था कि पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती, इसको पार्टी विद कन्वीनियंस बना दिया आपने। दोनों मुद्दों पर आपकी टिप्पणी गौरव। अजय जी, अगर हम पिछले दो उदाहरण छोटे छोटे मैं दे रहा हूं। 2008 का विधानसभा, आपकी टिप्पणी में मैं क्लोज करूंगा प्रोग्राम को, बस आखिरी टिप्पणी आप। 2008 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनशक्ति पार्टी मैदान में उतर आई थी। उमा भारती जी एक बहुत बड़ा चेहरा थी भाजपा का, लेकिन उनके पास जो प्रत्याशी थे वो उतने बड़े चेहरे के नहीं थे जितने बड़े चेहरे के प्रत्याशी होना चाहिए। और 4.71 वोट शेयर करने के साथ उन्होंने 30 सीटें भाजपा को नुकसान में पहुंचा दी थी। 5 तो वो जीती थी और 25 सीटें कांग्रेस अलग से जीत गई थी। बात हम करें 2018 की, 2018 में 0.05% वोट शेयर भाजपा का ज्यादा था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। अब अगर ये जो कद्दावर नेता है जिन्हें उपेक्षित किया जा रहा है लगातार, अगर इनमें से 5, 6, 7 कोई भी कैंडिडेट मैदान में आ गया तो आप यकीन मानिए भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सरकार फिर किसकी बनेगी, किस सौदेबाजी के साथ बनेगी, वो तो बात की। चलिए गौरव जी, बहुत बहुत मैं गौरव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे मेरे मन में भी बात आई कि निश्चित रूप से ये मैंने सचिन भाई बहुत सहजता से ले रहे हैं, पर मुझे लग रहा है, जो अब्बास को भी लग रहा है, हमको आपको भी लग रहा है कि ये ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से एकत्रित होना, इस तरह से तमाम बातें होना, ये पार्टी के स्वास्थ्य के लिए शानदार नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। सचिन जी सहमत नहीं होंगे इस मुद्दे पर, फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो गया, वक्त हो गया। बस एक बात कहना चाहूंगा मैं कि अब शायद बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि जतन से बिछाई गई बारूदी सुरंगों में जब किसी ने लगा दिया हो पलीता तो शिखर पर तनहा चढ़ते, इंसान को क्या फर्क पड़ता है हारा या जीता। ये प्रोग्राम बस यहीं तक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर कहीं आप जाइएगा मत, हमारा सिलसिला खबरों का चलता रहेगा, इसलिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।